Hello guys and welcome back to our channel We Learn to Grow. कल के लिए आई एम रियली सॉरी, कल क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज आई गॉट drenched in rain, so I was not feeling well. And yes, that's a quite a good word, drenched. भीग जाना, ठीक है. सो ड्रेंच्ड मतलब होता है कि मैं बारिश में भीग गई थी, इस वजह से मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी. बट नेवर माइंड, कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन थोड़े बहुत क्लमजी हो सकते हैं, सो दैट्स ओके. ओके, तो अभी तक में हमने वर्ब पूरा कंप्लीट कर चुके हैं. अब नेक्स्ट आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए. सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको कि हम यूज़ तो करते हैं, मगर उनकी मीनिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि अगर ये मैं कहना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ तो उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड क्या लगेगा. तो इसीलिए आज हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपको काफी ज्यादा ना हेल्प हो जाती है. आपको पूरा वो सेंटेंस फॉर्म नहीं करना पड़ता. दैट आई वाज टॉकिंग टू दैट पर्सन हु क्योर्स अदर पीपल. तो जो दूसरों को क्योर करता है वो कौन है? डॉक्टर, राइट. तो वहां पे आई वाज टॉकिंग टू अ डॉक्टर हो जाएगा, सेंटेंस शॉर्ट हो जाता है. और जितना ज्यादा ये शॉर्ट होगा, मीनिंगफुल होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा होता है. इंग्लिश में जब भी आप सेंटेंस फॉर्म करते हो, इट हैज टू बी शॉर्ट, स्वीट एंड सिंपल, ताकि उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आप डालते जाओगे, मीनिंगफुल भी नहीं रहेगा और एक काइंड ऑफ यू वुड लुक लाइक अ वर्बोस. ठीक है, जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके, बहुत ज्यादा मतलब बातों को घुमा फिरा के जैसे बोलता है ना, तो उसको कहते हैं वर्बोस. ठीक है, वर्बोस कहते हैं. बट ऐसे में एक आधी वर्ड्स जो भी आते जाएंगे ना, तो वो मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी. अच्छे वर्ड्स हैं, नोट डाउन करते जाइएगा उनकी मीनिंग के साथ, और जो उनका उच्चारण है वो भी. क्योंकि यार देखो, वेरिएबल को वेरिएबल बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, राइट. तो वेरिएबल को वेरिएबल ही रहने देते हैं, और उसके साथ साथ हम उसकी मीनिंग को और उसके जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो समझ के चलते हैं, तो उसको यूज करने में और ज्यादा मजा आएगा, और ज्यादा उसमें सेंटेंस बनाने में मजा आएगा, बात करने में मजा आएगा. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर सेशन. पहला है अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज. क्या है? अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज. क्या कहते हैं इसे? एब्रिविएशन. एब्रिविएशन कहते हैं. मतलब क्या हुआ? अगर आप जैसे पीसी, हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते हैं पीसी में ये प्रॉब्लम है, पीसी में वो प्रॉब्लम है. क्या है ये? पीसी इज पर्सनल कंप्यूटर. लैपटॉप का लैपी हो जाता है, या फिर जैसे हो गया आपका FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. ठीक है, सो FIR, व्हाट इज FIR? इट्स एन एब्रिविएशन. सिमिलरली हो गया MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स, MSc, मास्टर ऑफ साइंस. सो ये MSc या MA क्या है? एब्रिविएशंस हैं. किसके? फुल फॉर्म के. तो जो फुल फॉर्म का एक छोटा स्वरूप बना देता है उसे क्या कहते हैं? एब्रिविएशन. ठीक है, अब इस पे कैसे कह सकते हैं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज एब्रिवेटेड एज FIR. ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को एब्रिवेट करके, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में करके क्या FIR बोला गया है. ठीक है, सो कह सकते हैं कि MSc is an abbreviated form of Master of Science. ठीक है, so MSc is an abbreviated form of Master of Science, उसका शॉर्ट फॉर्म है. नेक्स्ट है a quantity that is more than enough. A quantity or a quantity, whatsoever you would like to say, a quantity that is more than enough होता है abundance. क्या होता है? Abundance.
ठीक है। अबंडेंस, जब हमारे पास कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तो हम उसको, उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसको कहते हैं अबंडेंस। ठीक है, अबंडेंस कहते हैं। और इसके लिए कह सकते हैं सपोज किसी ने कहा कि डू यू हैव द गट्स टू डू इट, तो यू कैन से यस आई हैव अबंडेंस ऑफ इट। ठीक है, अगर ये क्या आपके पास, क्या तुम्हारे पास ये साहस है कि तुम ये कर सकोगे, तो आप कह सकते हो हाँ मेरे पास प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, अबंडेंस का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होना। ठीक है, सो आई हैव गॉट द टैलेंट in abundance. I have got the talent in abundance. ठीक है, नेक्स्ट आता है a public notice offering or asking for goods, services, etc. मतलब कि अगर आप पब्लिक को कोई नोटिस देते हैं या फिर किसी सामान की या किसी सर्विस की डिमांड करते हैं, मांगते हैं उनसे, तो उनको उसको क्या कहा जाएगा, एडवर्टीजमेंट कहा जाएगा। एडवर्टीजमेंट, जैसे आपने जो विज्ञापन होता है ना, तो आपने एडवर्टाइज कर दिया, तो वहां पे आप क्या करोगे, आप क्या कर रहे हो, अगर आप सपोज एक बिजनेस चला रहे हो और आप रिक्रूट करना चाहते हो, लोगों को हायर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक नोटिफिकेशन आप पेपर में छपवा दोगे ना, कि हाँ एडवर्टाइज करने के लिए, आप बताने के लिए कि आपकी कंपनी में इस पोस्ट पे वैकेंसीज हैं जहां पे कि लोग आके आवेदन कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए ही क्या कहा जाता है, एडवर्टीजमेंट करना। सो आई हैव, suppose I have a company, I have advertised कोई अच्छा सेंटेंस होना चाहिए। एडवर्टीजमेंट के लिए आप लोग क्या सेंटेंस बना सकते हो, बनाओ, सोचो थोड़ा। I saw an advertisement for hiring consultants. ठीक है, I saw an advertisement for hiring consultants. नेक्स्ट क्या आएगा, The act of forestation by planting many trees. The act of forestation by planting many trees क्या हो जाता है, अफॉरेस्टेशन यानी कि वनारोपण। मतलब क्या है कि जिसमें जब आप पेड़ पौधे लगाते हो, है ना, और उसमें नेचर को हेल्प करते हो कि और भी ज़्यादा ऑक्सीजन वो हमें प्रोवाइड कर सके, ग्रीनरी बनी रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अफॉरेस्टेशन कहते हैं। अफॉरेस्टेशन कहते हैं। क्या मतलब होता है इसका, वनारोपण होता है। ठीक है, क्या होता है, वनारोपण होता है। सो आप यहाँ पे कह सकते हो कि we should do the afforestation in this place. ठीक है, we should do the afforestation in this place.
जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा रश वाला एरिया हो रखा है और ग्रीनरी बहुत कम है, तो वहाँ पे आप फॉरेस्टेशन कर सकते हो, एफॉरेस्टेशन कर सकते हो, जिससे कि वहाँ पे थोड़ा सा हरियाली बढ़ेगी तो ऑब्वियसली सी बात है ऑक्सीजन सही हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है, वो सॉल्व होने की कुछ संभावना बढ़ेगी, राइट। सो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एफॉरेस्टेशन जितना ज़्यादा हो सके आपके आसपास के इलाकों में कीजिए। ट्रस्ट मी, मेरे घर में इतना ज़्यादा मतलब एफॉरेस्टेशन हो रखा है ऑलरेडी, बहुत पेड़ पौधे हैं एंड इट फील्स रियली गुड व्हेन यू गेट द फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग, सो इट्स अ लवली फीलिंग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू अ वाइफ। तलाक के बाद जो वाइफ को हस्बैंड की तरफ से एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? एलिमनी। क्या कहते हैं? एलिमनी कहते हैं। Mrs. Shukla got the alimony of 5 lakh. ठीक है, Mrs. Shukla got the alimony of 5 lakhs. Okay, so next one is lacking professional skills or expertise. Lacking प्रोफेशनल स्किल्स और एक्सपर्टीज का क्या हो जाएगा? एमेच्योर, यानी कि गैर पेशेवर। एमेच्योर हो जाएगा यानी कि गैर पेशेवर। अगर हम कह सकते हैं कि अगर सपोज आप कहीं पे भी जाते हो, देखते हो, डे टू डे लाइफ में आपने काफी सारी चीजें देखी होंगी। मे बी आप कॉबलर के पास गए होंगे, मे बी आप सुनार के पास जाते हो, लेकिन वो जिस तरह से काम कर रहा है उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखता, ठीक है। उसको जिस तरह से काम करना चाहिए, जिस सफाई के साथ करना चाहिए, वो सफाई के साथ नहीं कर रहा है। कोई भी प्रोफेशन हो सकता है वो, ठीक है। इट कुड बी अ डॉक्टर, इट कुड बी एन आर्किटेक्ट, इट कुड बी एनीवन, ठीक है। तो वहां पे आप क्या कहते हो कि ये जो है ना, ये एक एमेच्योर आर्किटेक्ट, ये एमेच्योर क्या बोलते हैं, एमेच्योर डॉक्टर है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कह सकते हैं? I met an amateur doctor yesterday, or amateur compounder yesterday. Sometimes you might have felt that compounder or the doctor has pricked you so harshly, right, that it's painful. तो वहां पे क्या कह सकते हो कि क्योंकि कहते हैं कि डॉक्टर्स या फिर कुछ कंपाउंडर्स का हाथ ना बड़ा हल्का रहता है कि अगर वो आपको इंजेक्ट करते भी है ना तो आपको पता नहीं चलता है कि दैट दे हैव इंजेक्टेड यू, राइट। सो वो लोग होते हैं जो प्रोफेशनल कहलाते हैं। मगर कुछ होते हैं कि हाँ मे बी वो प्रोसेस में होते हैं, प्रैक्टिस में होते हैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर के, और उनका हाथ उतना ज़्यादा सधा हुआ नहीं रहता है, और इसी वजह से जब भी ऐसा कुछ होता है तो यू विल फील पेनफुल, राइट। तो वहाँ पे लग जाती है बहुत ज़्यादा से। तो उसके लिए आप वहाँ पे कह सकते हो कि हाँ वो डॉक्टर है, कंपाउंडर एमेच्योर है, अभी तक मतलब प्रोफेशनली उसने पूरी तरह से सीखा नहीं है, अभी भी लगा हुआ है, उसकी कोशिश जारी है उसको बेटर और बेटर करने की, इम्प्रूवमेंट के वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो वहाँ पे आप ये चीज़ कह सकते हो, आई मेट एन एमेच्योर डॉक्टर yesterday. ओके, नेक्स्ट है अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन
another, ठीक है। मतलब कि सपोज आपके देश में आपने एक दूसरे देश का प्रोडक्ट लेके आए, उसकी कंपनी शुरू की, उसको मार्केटिंग में डाला, उसको सेल आउट किया वगैरह वगैरह। तो उसके बाद आप क्या बनाते हो, एक उसकी पहचान के लिए, एक उसके लिए एक बंदा चूज करते हो जो उसका फेस बनता है, राइट। तो आपने सुना भी होगा कि कोई है जो इस पर्टिकुलर चीज का ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, कोई किसी चीज का है, कोई किसी चीज का है। तो उसमें आप क्या कहते हो, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक देश को दूसरे देश में जाके, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, एक रिप्रेजेंटेटिव जब होगा किसी प्रोडक्ट का तो वहां पे वो ब्रांड एम्बेसडर कहलाता है। मगर एक डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, ठीक है, मतलब सपोज हमारे देश से कोई बाहरी देश में जाता है, सपोज कोई अमेरिका जाता है, वहां पे इंडिया की पहचान बन के इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो वो क्या कहलाएगा, एम्बेसडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एम्बेसडर कहलाएगा। ठीक है, एम्बेसडर कहलाएगा। तो इसके लिए आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो, दैट मिस्टर सो एंड सो इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। तो किसी का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। ओके, तो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर क्या कहलाता है, एम्बेसडर कहलाता है। नेक्स्ट आता है कि पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी होना एक्चुअली एक डिजीज है जिसको कि क्या कहते हैं, एमनीशिया कहते हैं। एमनीशिया, जिसमें इंसान कभी कभार कुछ चीजें भूल जाता है, कभी कभार सारी चीजें भूलने लगता है। गजनी मूवी तो देखी ही होगी, है ना, उसमें उसकी जो टाइम लिमिट होती थी वो 15 मिनट के लिए बस उसकी याददाश्त रहती थी। बट वो तो बहुत ही ज्यादा शायद कह सकते हैं क्रिटिकल कंडीशन में था। या तो फिर आपने गोलमाल रिटर्न्स की जो गोलमाल मूवी है उसमें जो पप्पी बॉस हैं वो भूला करते हैं, राइट। तो वो क्या है वो भूलने की जो बीमारी है उसे कह सकते हैं, उसे कहते हैं एमनीशिया, ठीक है। सो आप इसके लिए कह सकते हो कि मिस्टर सक्सेना has got amnesia। अच्छा, अब अगर यही चीज हमें एमनीशिया के बिना बोलनी होती तो हम क्या कहते, मिस्टर सक्सेना हैज गॉट द डिजीज ऑफ लूजिंग मेमोरी पार्शियली और फुल्ली, ठीक है। तो आपको ये सेंटेंस लंबा करना पड़ता, सेंटेंस बड़ा हो जाता उससे, लेकिन उसकी जगह हमने सीधे सीधे क्या बोल दिया, दैट मिस्टर सक्सेना हैज गॉट एमनीशिया, ठीक है। मिस्टर सक्सेना को भूलने की बीमारी हो गई। कहे हम दोनों सेंटेंस से सेम ही चीज है, बट यहाँ पे क्या है, इट्स जस्ट शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल, राइट। तो उसके लिए ये चीज बहुत अच्छी रहती है, इसीलिए ये एब्रिवेटेड जो वर्ड्स होते हैं, सॉरी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो काफी हैंडी हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एनिमल विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में नभचर, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। क्या बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं। और एम्फीबियंस आप बहुत सारे जैसे देखे ही होंगे, फॉर एग्जाम्पल टर्टल है, वैसे हाँ टर्टल दोनों पे ही रह सकता है। टॉर्टोइज हैं, वो भी मतलब पानी में सर्वाइव कर सकते हैं सॉर्ट ऑफ। बट हाँ जो टर्टल होते हैं वो जमीन पे भी चल सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली जो उनका कह सकते हैं कि रहने का स्थान होता है वो पानी होता है, वहीं पे ही वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। बट देयर आर सो मेनी एम्फीबियंस, राइट। तो काफी सारे हैं। कुछ स्नेक्स को आपने देखा होगा, या तो फिर आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हो क्रोकोडाइल का, है ना। वो जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, राइट। सो दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस।
सॉरी, इट वाज नॉट नभचर, क्योंकि उनको दूसरा वर्ड कहते हैं, इट्स उभयचर। ठीक है, क्या बोलते हैं? उभयचर कहते हैं, जो कि पानी और जमीन दोनों में रह सके। फिर है अ बुक और वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन। ठीक है, ऐसी बुक या फिर ऐसा कोई काम जिसके कि ऑथर को या फिर रचयिता का पता नहीं होता है, तो हम क्या कहते हैं उसे? एनोनिमस। यानी गुमनाम। क्या कहेंगे इसे? गुमनाम। गाना याद आ गया बस मुझे, इससे गुमनाम है कोई। ओके, सो एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, और इस पे हम सेंटेंस फॉर्म कौन सा कर सकते हैं? नाउ पुलिस got an anonymous call, or we can say police got the information through an anonymous call। ठीक है, एक गुमनाम कॉल के जरिए पुलिस को पता चला, पुलिस को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चली। तो यहाँ पे क्या है? ऑब्वियसली सी बात है, जो कॉल है यहाँ पे क्या है? कॉल यहाँ पे एक वर्क है। ठीक है, कोई ऐसा कार्य है जो कि किसी इंसान ने किया है, लेकिन वो जिसने किया है उसके बारे में नहीं पता। ठीक है, तो जब भी कोई भी वर्क है या फिर आर्ट है जिसके के बारे में उसके रचयिता का पता नहीं आता या फिर उस कार्य को करने वाले का पता नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं? एनोनिमस, यानी कि गुमनाम। नेक्स्ट आता है अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। क्या कहलाता है? अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एंटीडोट, जहरनाशक। क्या कहलाएगा? एंटीडोट। जहरनाशक। अभी देखा जाए तो किसका एंटीडोट बन गया है? कोविड का, राइट? सो पीपल हैव फाइनली, or we can say people have got the antidote for COVID finally। ठीक है, लोगों को कोविड का जो एंटीडोट है, जहरनाशक है, क्योंकि कोविड से बहुत से लोगों की जान जा रही थी, बहुत से लोग हैं जो नहीं रहे, काफी कुछ जाने माने, कुछ में भी आप लोगों के बिलव्ड वंस होंगे जो आपके लाइफ में होंगे, राइट? तो कोविड ने काफी ज्यादा हाहाकार मचा के रखा है, एंड फाइनली वी हैव गॉट द एंटीडोट। लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, ठीक है, तो होपफुली एंड दैट इज वर्किंग टू। ठीक है, लेकिन हाँ, उसके बाद में ये जो ब्लैक फंगस और येलो फंगस और पता नहीं कौन कौन से आ रखे हैं, ये अलग ही आफत कर रखी है ये वायरस ने। ठीक है, सो पीपल हैव गॉट द एंटीडोट फॉर कोविड फाइनली। तो एंटीडोट यहाँ पे क्या हो गया? एक जहरनाशक की तरह यूज हो रहा है। ऐसा जहर क्यों? कोविड एक तरीके से जहर था जो बॉडी में जाके क्या कर रहा था? लोगों को मार रहा था, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जहरनाशक। एनिमल्स विच लिव इन वाटर, एक्वेटिक, वो जानवर जो सिर्फ पानी में रहते हैं। ठीक है, एक्वेटिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्वेटिक, यानी कि जलीय, और जलचर कह सकते हैं।
जैसे फिशेस, गोल्ड फिश और जेली फिश, राइट। Goldfish is an aquatic animal. ठीक, ओके नेक्स्ट चलते हैं। साइंस ऑफ यूनिवर्स विद सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। काफी मतलब बहुत ही बेहतरीन साइंस है, और मेरे ख्याल से जो नहीं भी जानता होगा ना इस बारे में शायद, लेकिन वो भी इन सब में जानते ही होगा। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान को और किसी चीज से मतलब हो या ना हो, अपने भविष्य, अपने अपने कुंडली वगैरह से ना जरूर मतलब होता है। तो कुंडली बनती कैसे है? ये तारे, सितारे, सूर्य की दशा क्या है, चंद्र कौन से ग्रह में है, राहु केतु कहाँ है ना। तो ये जो ग्रहों की पूरी चाल होती है, जिसके बारे में पता बताता है एक साइंस, इस पे जो विज्ञान बनाया गया है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं। उसको वन वर्ड में कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, और इसी हिसाब से अगर हम जो इनके ज्ञाता होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है, या फिर एस्ट्रोलॉजर्स भी बोल सकते हैं। जो उसका पूरा लॉजिक देता है, पूरा का पूरा कुंडली विज्ञान बना के जो देता है, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, और उसके जो ज्ञाता होते हैं उन्हें बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। जबकि जो ये केवल प्लैनेट्स की जो साइंस के बारे में बताता है, जो उसके विज्ञान के बारे में बताता है, तो उन सबको क्या बोलते हैं? मून, स्टार्स या प्लैनेट्स के बारे में। जब भी मून, स्टार्स, प्लैनेट्स के बारे में बात आएगी तो वो शब्द शुरू ही होगा एस्ट्रो से। एस्ट्रो इज द वर्ड यूज्ड फॉर स्टार्स, प्लैनेट्स, मून एंड सन। ठीक है, तो वो एस्ट्रो से यूज होगा। अगर उसका लॉजिक क्या, वो कौन से ग्रह में बैठ के क्या प्रभाव डालने वाला है उसे बताएगा तो वो एस्ट्रोलॉजी हो जाएगा। और अगर ये बताएगा कि हाँ उसमें अभी क्या क्या चीजें चेंजेस हो रहे हैं, तो वहां पे वो क्या बताएगा? एस्ट्रोनॉमी हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। Astronomy is quite difficult or complicated to understand. Right? Okay. Next one is a person who does not believe in existence of God. भगवान के होने में विश्वास नहीं करता है, नास्तिक होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? अथीस्ट। अथीस्ट कहा जाता है। ठीक है, और अगर इसका अपोजिट कहा जाएगा तो ये हो जाएगा नास्तिक। और अगर इसका अपोजिट करेंगे तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? थीस्ट, यानी आस्तिक। ठीक है, तो ये आस्तिक कहलाएगा, जो अथीस्ट होगा वो नास्तिक कहलाएगा। ओके, तो we can form a sentence over here that Rahul is an atheist, so he never pray. प्रे में काफी लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला जो प्रे है PRAY है ना, इसका मतलब होता है प्रार्थना करना। प्रार्थना करना, जबकि PREY जो होता है प्रे, मतलब होता है कि अगर उसके भी सेंटेंस हम फॉर्म करके देखना चाहें तो होगा कि अ डियर इज अ प्रे फॉर लॉयन।
ठीक है, तो वो उसका एक तरीके से भोजन है या जिसका वो शिकार करने वाला है। प्रे का मतलब क्या होता है? शिकार, ठीक है, जिसका शिकार होने वाला है तो उसको क्या कहेंगे? प्रे। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि PRAY में और PREY में। ओके, नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। कह सकते हैं, क्या कहते हैं इसे? अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, तो उसको दो ही चीज कह सकते हैं, एक तो बैंकक्रप्ट हो जाना, ठीक है, बैंकक्रप्ट कह सकते हैं, या फिर इंसॉल्वेंट कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं? इंसॉल्वेंट कह सकते हैं, या तो बैंकक्रप्ट या तो इंसॉल्वेंट। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं? दिवालिया निकल जाना किसी का। दिवालिया जब निकल जाता है तो उसे बैंकक्रप्ट या फिर क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट कहते हैं। तो किसका एग्जांपल लिया जाए? वैसे तो पता नहीं ऐसा होने वाला तो मुझे नहीं लगता, बट स्टिल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ओके, Mr. Ambani might get bankrupt this year. It's just an example, okay? So Mr. Ambani might get bankrupt this year or insolvent this year. ठीक है? One who gives financial help to school, hospital, etc. ठीक है? वो इंसान जो स्कूल या फिर हॉस्पिटल्स को फायदा पहुंचाता है, उनकी हेल्प करता है उनकी बेटरमेंट के लिए, उसे क्या बोलते हैं? बेनिफैक्टर। क्या बोलते हैं? बेनिफैक्टर। ठीक है, बेनिफैक्टर कहते हैं, जिसमें कि क्या चीज है? धर्मोपकारी कहते हैं एग्जैक्टली हिंदी में, धर्मोपकारी। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को हेल्प कर रहा है वही बेनिफैक्टर कहलाता है। सपोज आप किसी डायर नीड में हो, बहुत ज्यादा जरूरतमंद हो, तो ज्यादा जरूरतमंद को अधिक मतलब जब बहुत ही ज्यादा आपकी दयनीय हालत हो, बहुत ही ज्यादा आप जरूरत में हो किसी चीज के, तो उसको कहते हैं डायर नीड। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि आई एम इन ए डायर नीड ऑफ मनी। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? I am in a dire need of money. अगर आप कहते हो कि I am in a need of money मतलब और I need money, ठीक है, एक सिंपल सा हो जाता है। जब आपको पैसे की जरूरत है, सपोज I need money, तो मतलब है कि आपको ठीक है जरूरत है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप उसे कैसे एक्सप्रेस करोगे? I am in a dire need of मनी, बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे पैसों की। ठीक है, तो वो चीज आप इससे बता सकते हो। कमिंग बैक टू आवर सेंटेंस, तो यहाँ पे क्या था कि बेनिफैक्टर है, तो अगर उस टाइम पे जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत है किसी चीज की और उसी समय कोई इंसान आपकी हेल्प कर देता है, ठीक है, सो वन हु हेल्प्ड और हेल्प्स यू in your dire need, तो वो भी क्या हो जाएगा? वो आपका बेनिफैक्टर हो जाएगा। ठीक है, जिसने आपकी सहायता की बहुत ज्यादा जरूरतमंदी में, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा? वो आपके लिए बेनिफैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम सेंटेंस फॉर्म करना चाहें तो कर सकते हैं, She is my benefactor. I really owe her. Owe her मतलब ऋणी हूं उसका। ठीक है,
वो मेरे लिए धर्मोपकारी है, मेरी धर्मोपकारी है, जिसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। एंड आई रियली ओ हर, मैं वाकई उसका ऋणी हूँ। ठीक है, ये उसका एहसान रहा, एहसानमंद हूं मैं उसका। सो ये उसका एहसान रहा मुझ पे। सो उसके लिए आप कह सकते हो आई रियली ओ हर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और टू हस्बैंड्स। इसके लिए अगर सपोज आपने शायद एक वर्ड सुना होगा, पॉलीगैमी। सुना है? पॉलीगैमी, पॉलीगैमी की जो ये प्रथा थी, ये कब यूज होती थी? जब राजा महाराजा लोग क्या करते थे, 1 2 3 4 20 50, मतलब पूरा उनका हरम होता था, जिसमें कि रानियां ही रानियां रहती थी उनकी, है ना, जो मल्टीपल मैरिजेस करते थे। ठीक है, जो शादियों पे शादियां करते ही रहते थे, ढेर सारी रानियां बनाते रहते थे, है ना। तो उसमें जो ये होता था ना कि कई शादियां करने की जो प्रथा होती थी, उन्हें कहते थे पॉलीगैमी। ठीक है, जब भी जो ये गैमी वर्ड आएगा ना, गैमी वर्ड शादियों के लिए ही आता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे होगा कि यहाँ पे ऐसी प्रथा जिसमें 2 वाइफ या 2 हस्बैंड रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस बात को आप समझना चाहते हो तो ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई एक भाषा बोलता है तो उसे हम कहते हैं हाँ ठीक है ये एक भाषा बोल सकता है। अगर वो 2 भाषाएं बोल सकता है तो हम उसे कहते हैं कि ये द्विभाषी है, बाइलिंगुअल है ना। तो ये बाय वर्ड जो होता है ये किस लिए यूज होता है? ये 2 के लिए यूज होता है। तो सिमिलरली ये बाय वर्ड आगे आ जाएगा पॉली की जगह, और गैमी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इसके लिए बनेगा वो क्या वर्ड होगा? बाय गैमी। ठीक है, बाय गैमी यूज होगा। सो इसके लिए अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें, bigamy is not allowed as per the Indian law or constitution। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान या भारतीय कानून के तहत द्विविवाह अलाउ नहीं है। ठीक है, इसकी मंजूरी नहीं देता है कानून। सो बाइगैमी इज नॉट अलाउड एज पर द इंडियन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज दैट विच हैपेंस वंस इन 2 ईयर। ओके, 2 साल में एक बार होने वाली चीज। इट्स वेरी सिंपल। पहली बात तो ये है कि जो चीज 6 महीने में होती है, जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं 6 मंथ्स में, तो उसको आप क्या कहते हो? हाफ ईयरली, राइट। सिमिलरली अगर इसमें आपका जो साल भर में एक बार होता है वो क्या हो जाता है आपका? एनुअली। सपोज आपकी एनुअल इनकम आपको शो करनी है, ठीक है, या आपकी एनुअल इनकम आपको निकालनी है, तो वो साल भर में आप एक बार निकालोगे, क्योंकि वहां पे 12 मंथ्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? 24 मंथ्स यहाँ पे यूज होंगे, 2 साल इसमें यूज होने वाले हैं। तो उसके लिए क्या चीज होता है? दैट हैपेंस, दैट विच हैपेंस वंस इन 2 ईयर्स के लिए हो जाएगा क्या? बाइनियल। जिस तरह से एनुअल होता है वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाइनियल हो जाएगा। एज आई सेड, बाय जब भी वर्ड आएगा तो वो 2 के लिए आएगा। 2 साल में एक बार होने वाली चीज, या फिर 2 शादियां हो गई, 2 बीवियां हो गई, व्हाटसोएवर इट इज। ठीक है, तो जब भी 2 की बात आएगी तो बाय वर्ड से ही शुरू होगा। ठीक है, बाइनियल क्या कहलाता है? ये बाइनियल कहलाता है, यानी द्विवर्षीय। दो साल में एक बार होने वाली चीज को क्या कहते हैं? द्विवर्षीय। ठीक है, अब ऐसा कोई मेरे दिमाग में तो काम नहीं आ रहा है कि सपोज आप एसी को रिपेयर करवाते हो और या फिर उसकी सर्विसिंग करवाते हो 2 साल में। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि
आई क्या बोल सकते हैं इसके लिए एग्जैक्टली सेंटेंस अगर आप फॉर्म करोगे कि आप रिपेयर करवा रहे हो या फिर सर्विसिंग करवा रहे हो। ओके, सर्विसिंग ऑफ एसी मस्ट बी डन बाइनरली, ठीक है। सर्विसिंग ऑफ एसी must be done biennially, ठीक है। हर 2 साल में एसी की सर्विसिंग करवाना अति आवश्यक है, ठीक है। और अगेन एसी क्या है, एब्रिवेटेड वर्ड है, किसका, एयर कंडीशनर का। तो वन वर्ड जो सबसे पहला वाला सीखा था हमने, एब्रिविएशन, उसके लिए यहाँ पे क्या है, एसी एक एब्रिवेटेड वर्ड है, ठीक है। ओके, वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स ओनली, जो मतलब किताबी कीड़ा कहते हैं ना जिसे, तो किताबी कीड़े से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक तो इसका वर्ड हो जाएगा बुक वर्म और दूसरा हो जाता है बिब्लियोफिलिक। किताबी कीड़ा, बुक वर्म, ठीक है। बुक वर्म और बिब्लियोफिलिक। बुकवर्म ऐसा वर्ड है जो काफी हमारा डे टू डे लाइफ में यूज होता है। किसी को भी, जिसको भी आप देखते हो कि यार ये पूरे दिन किताबों में ही घुसा रहता है, तो वहां पे आपके दिमाग में क्या आता है, यार ये तो पूरी तरह से किताबी कीड़ा होकर रखा है ना। तो ये बाद में एक्चुअली में वर्ड आया था बुकवर्म का, बट पहले जो चीज इसके लिए मेन वर्ड रखा गया था वो था क्या, बिब्लियोफिलिक, जिसका भी मतलब सेम होता है, किताबी कीड़ा, ठीक है। तो किताबी कीड़ा कहलाता है। तो इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, लाइक सोनिका इज अ बुकवर्म। सोनिका इज अ बुकवर्म, ठीक है। और बिब्लियोफिलिक, as she reads book whole day. The science of vegetable life. अब बात आती है कि थोड़ा सा अगर अगेन एक साइंस की बात आ गई है। शायद आपने जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो 11th में आके, वो आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक होती है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी, राइट। तो जितने भी पेड़ पौधों, पत्तियों, सब्जियों और जो भी चीजें होती हैं, इन सब के बारे में जो साइंस का नाम दिया गया है उसको क्या कहते हैं, बॉटनी। क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। BOTANY, बॉटनी, ठीक है। तो और क्या बोलते हैं, जो जानवरों के ऊपर सारी जानकारी मिलती है जिस विज्ञान के जरिए, उसे हम क्या कहते हैं, जूलॉजी, ठीक है। तो पेड़ पत्तों और इसके वनस्पति विज्ञान भी जिसे बोलते हैं, बॉटनी को। वनस्पति विज्ञान, ठीक है। सो आई हैव चूजन, इसके लिए अगर हम सेंटेंस एक फॉर्म करके देख लेते हैं। बॉटनी के लिए जो हम सेंटेंस बना रहे हैं वो होगा, आई हैव चूजन botany as my subject for MSc, ठीक है। मैंने MSc करने के लिए बॉटनी चूज किया, बॉटनी सब्जेक्ट को
चूज़ किया है सब्जेक्ट के रूप में। तो ऑल्दो मैं खुद बायो ग्रुप से नहीं हूँ, मैं पीसीएम ग्रुप से हूँ, ठीक है। मुझे कभी बायोलॉजी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है, मैं हमेशा से थोड़ा सा मैथ्स की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा रहा है। बट येस, एक होता है ना कि हाँ ठीक है, वो अपने अपने परसेप्शन, चॉइस इज योर्स ना, तो उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। बट तो मेरी चॉइस मैथ्स थी, और मैंने जो एमएससी की वो भी फिजिक्स के साथ की है। सो आई लाइक दोज कैलकुलेशंस एंड ऑल, सो दैट इज व्हाई आई चोज दिस पीसीएम ग्रुप, ठीक है। तो एंड आई नेवर रिग्रेटेड इट, मुझे बहुत अच्छा लगा इसके साथ, चाहे एमएससी की हो, बीएससी की हो, इट्स ऑल गुड। तो अभी तक में तो मुझे पीसीएम ग्रुप के साथ काफ़ी सही रहा है, क्योंकि भाइयों मतलब मैं सच बता रही हूँ, खुश हुई थी मैं जब मैं 11th में मुझे पता चला था कि आप बायो नहीं रहने वाले, मुझे बायो नहीं पढ़ना है। और जबकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि जो मैथ्स के ना होने पे काफ़ी खुश होते हैं। आई एम श्योर आप में से भी बहुत से लोग होंगे जिन लोगों को मैथ्स नहीं पसंद होगा, बट चॉइस इज अ वेरी पर्सनल थिंग ना, तो दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन, यू कांट डू एनीथिंग इन दैट, बट दैट्स ओके। बायो लीजिए चाहे आप मैथ्स लीजिए, व्हाट द मैटर मोस्ट इज कि आप अच्छे से पढ़ो, अचीव करो अपना गोल, जो आपके एम है, जो आप बनना चाहते हो वो बनो, एंड लीड अ गुड लाइफ, दैट्स इट, नथिंग मोर मैटर्स, ठीक है। ऑल वेल्स व्हेन एंड्स वेल, ठीक है। तो बाकी चीजें मैटर नहीं करती हैं कि आप क्या सब्जेक्ट लिए थे, कहाँ हो, क्या पढ़ रहे हो, डजंट मैटर एट ऑल, ओके। सो इसी के साथ हमारा जो सेशन होता है इट कम्स टू एन एंड, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मैं एक और क्लास लेके आऊंगी, जिसमें कि हम थोड़े से और वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं जिनमें लोगों को मैंने कंफ्यूजन होते देखी है, एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी होती होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, सी या, सायोनारा।